नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जीके पर चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों इसी उद्देश्य से मैंने एक छोटा सा वीडियो जिसमें सीडीपी के 10 एमसीक्यूज है दोस्तों, इनको हल करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न को हल करना चाहिए, किस प्रकार से ऑप्शन को कट करना चाहिए, तो आपको राइट आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो भी कमेंट करिएगा। अगर कोई त्रुटि लग रही हो तो भी कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर गलतियाँ बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नहीं सीख रहा है। गलतियाँ करने का मतलब होता है कि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। तो एनसीएफ 2005 भी यही मानता है कि गलतियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो गलतियों की वजह से बच्चों को कभी हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका है। तो डांटना मारना अब मना है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, बच्चे के परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और चौथा क्या है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समान वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो गलतियां बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं कर सकती हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसका सबसे सटीक आंसर है तीसरा। तीसरा सही आंसर है, बाकी ये सब आंसर गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स है, इनमें से ढेर सारे आइडियाज निकलना। ठीक है, ढेर सारे आइडियाज निकल रहे हैं इसमें से। ठीक है, ये ढेर सारे आइडियाज निकल रहे हैं। ठीक है, ये इससे आउट ऑफ बॉक्स कहेंगे। तो अपसारी इस प्रकार का चिंतन होता है। ठीक है, अपसारी अनुकूल चिंतन नहीं होगा, स्मृति आधारित चिंतन नहीं होगा, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, अपसारी चिंतन होगा। तो दोस्तों अपसारी चिंतन, ये इमेज को आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का होता है अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन का मैं मतलब बताती हूँ आपको। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो क्या इसके ढेर सारे आंसर हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ढेर सारे आंसर होंगे, उसके एक ही आंसर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे कि एक ही ऑप्शन है इसकी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि आप भारत को किस प्रकार देखना चाहेंगे, भारत की व्यवस्था को किस प्रकार करना चाहेंगे, तो इसके ढेर सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसके एक ही ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये वाला इमेज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ढेर सारे आइडियाज का निकलना। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसी को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स है,
बुक्स से ढेर सारे आइडियाज निकल रहे हैं, मतलब यही है अपसारी चिंतन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो अगर दोस्तों वंचित समूह, जैसे होता है कि वंचित समूह का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो वंचित प्रकार के बच्चे होते हैं, और वो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ पढ़ना, दोनों का एक साथ पढ़ाई करना, एक ही माहौल दे के उनका पठन पाठन करना समावेशी प्रकार के शिक्षण होता है, समावेशी प्रकार की शिक्षा होती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस प्रकार का एक लक्षण है? तो दोस्तों ये एक अक्षमता है। तो देख लेते हैं लिखने की। तो एक ट्रिक बताती हूँ आपको दोस्तों। चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ में कुछ भी बनाते हैं। चलिए ये, तो मान लीजिए हम लोगों ने एक फिश बनाई, तो इसमें कुछ ड्रॉ किया कि नहीं किया? किया ना कुछ, तो कुछ ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो एक समझ लीजिए एक लिखने की प्रक्रिया कर रहे हैं, और विकृत भी क्या है, लिखावट से संबंधित है। तो इसको क्या कहेंगे, ग्राफ बना रहे हैं, तो डिस्ग्राफ है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और डिस्प्रेक्सिया ये चलन संबंधी एक अक्षमता होती है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी अक्षमता होती है। कैलकुलिया से आप समझ सकते हैं। डिसलेक्सिया से बताते हैं दोस्तों। जैसे लक्स एक शैम्पू होता है, तो जब हम शैम्पू लेने जाते हैं तो देखते हैं ढेर सारे शैम्पू में हमें एक शैम्पू दिखता है लक्स, जब उसको पढ़ते हैं तभी तो दिखता है ना। तो ये लक्स जैसा आपको इसमें भी समझ में आ रहा है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता है, और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिस्प्रेक्सिया चलन संबंधी, और डिसकैलकुलिया गणित संबंधी अक्षमता है। मुझे आशा है कि आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, तो देखते हैं दोस्तों, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है। ये देखते हैं। दूसरा, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों को समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लायनविद वर्ग के बच्चे को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो ये सबसे सटीक आंसर ये है। ठीक है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है। कम प्रतिबंधित प्रकार का विद्यालय रहता है, तो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, वह अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है दोस्तों ना, कि उसमें लगता है कि इसमें तो लग रहा है कई ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उसमें देखना रहता है कि कौन सा सबसे सही होगा, उस ऑप्शन को सही करना रहता है। तो ये सबसे सही ऑप्शन है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए
एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने में सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों एकाग्रता, किसी बच्चे में एकाग्रता बहुत ज़्यादा है, उसलिए क्वेश्चन है दोस्तों। बसंतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फासिया नहीं, संवेदी एकीकरण विकास नहीं, एकाग्रता ह्रास और क्रियाशील विकास। तो यही सही होगा। बच्चे को अगर जितना बिजी रखेंगे तो उसमें एकाग्रता की भावना नहीं आएगी और वो क्रियाशील रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम असंतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो मनोगत्यात्मक होगा, नहीं, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो इसका पर्यावरणीय सबसे सही है। चलिए, रंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो 4 पंक्ति, 4 अस्तरी, त्रिवृत्ति, त्रिमुखीय। तो दोस्तों ये रंजुली महोदय हैं जो कनेक्टिव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने प्रतिभाशालीता के विषय में 4 मुख्य तीन वित्तीय परिभाषा दिए हैं। तो इसमें इनका ये 3 क्षमता से ऊपर, औसत क्षमता से ऊपर, कार्य प्रतिबद्धता और रचनात्मकता, उच्च रचनात्मकता, उच्च कार्य प्रतिबद्धता। औसत क्षमता से ऊपर, उच्च कार्य प्रतिबद्धता, कार्य प्रतिबद्धता, उच्च रचनात्मकता। ठीक है, ये तीन वृत्ति इनकी परिभाषा थी। तो इसमें 3 एक बिंदु थे। ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक साथ सब लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, तो इसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर का। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है? पहला ऑप्शन है। दूसरा, प्रगति के निरीक्षण के करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रगति का निरीक्षण होना चाहिए दोस्तों। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक और शिक्षार्थी को दोनों को किसी भी समस्या को मिलकर निपटाना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन, इसमें मुख्य भूमिका शिक्षक की है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। और शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में बदलाव आता है। तो अगर विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक को आइडियल मानते हैं अपना, उनको देखकर व्यवहार अपना सीखते हैं, करते हैं दोस्तों, इसलिए शिक्षक को अनुकूल रहना चाहिए बच्चों के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। इनमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की एक विशेषता है? अधिगम अक्षमता है दोस्तों, बुद्धि लब्धि नहीं है। तो ये ऑप्शन सीधा सीधा कट जाता है। धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई, तो ये है एक प्रकार की अक्षमता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा। नीचे का भी ऑप्शन देखना चाहिए आपको, एक ही ऑप्शन देखकर कट नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अन्य बच्चों को धमकाना, आक्रामक कार्यों में लगे रहना,
तो ये किसी प्रकार की अक्षमता नहीं है, ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल बच्चा भी ऐसा हो सकता है। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को करना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सबसे सही दूसरा होगा, दूसरा सही आंसर है, बाकी सब गलत है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों पता नहीं क्या आप लोग के दिमाग में रहता है कि जो है मनोरंजन वाले वीडियो को आप देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, पर आपके काम की चीज़ है एजुकेशन का वीडियो, उसको आप देखेंगे नहीं, न तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। थैंक यू।